इंसान के सुख दुख उसके मरने के बाद उसके साथ ही खत्म हो जाते हैं। अत्याचार करना गलत है, लेकिन अत्याचार सहना भी गलत है। जुर्म करना और जुर्म को छिपाना दोनों ही अपराध हैं। और जुर्म को छुपाना उस बीज की तरह से है जो एक और जुर्म को जन्म देता है, उसके पनपने की संभावना को बढ़ा देता है। और जिस किसी से भी अपराध होता है वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी भविष्य में खतरे के बीज बो देता है। और अपराध की ये फसल जब कटती है तो कई जिंदगियां, कई परिवार इसकी भेंट चढ़ जाते हैं। ऐसे ही मूक दर्शक बनने और उसके घातक परिणाम भुगतने की कहानी कहता है हमारा आज का ये क्राइम पेट्रोल डायल 100 का एपिसोड। मैम, यहाँ पड़ी लाश को देखकर किसी ने कंट्रोल रूम में फोन किया था। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि 18-19 साल के लड़के की लाश पड़ी है। राणे, आसपास कुछ वेपन मिला? नहीं मैम, हम लोग आसपास ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक कोई वेपन मिला नहीं है। हाँ, इसके पास से एक आईडी मिली है। इस लड़के का नाम अमन सिरके और इस आईडी के मुताबिक इसकी उम्र 20 साल है। ये यहाँ बैक रोड पे क्या कर रहा था? कुछ पता नहीं चला मैम, लेकिन हाँ एक बात और, इसके पास से एक चिट्ठी भी मिली है। ये इंसान नहीं हैवान है, बलात्कारी है। इसने एक मासूम लड़की का बलात्कार किया है। इसे जीने का कोई हक नहीं है। संस्कृति रक्षक, संस्कृति रक्षक, ये क्या बकवास है? मैम, मुझे लगता है जिन लोगों ने इसका खून किया उन्होंने ये चिट्ठी इसके पास रखी है। वो पुलिस और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये आदमी रेपिस्ट था और उन्होंने इसे सजा दी है। क्यों, ये क्या है? हिंदुस्तान का नक्शा बनाया तूने? पता है कि तेरा भैया ये रोटी भी खुशी से खा लेगा, लेकिन है कहाँ वो? अब तक नहीं आया। लगता है आज भी ओवर टाइम कर रहा हो। आ गया। अच्छा, वो बड़ी लंबी उम्र है तेरी। अभी तेरी बात निकाली और तू आ गया। आजा। देखिए, अमन की डेड बॉडी हमें मलाड़ के बैक रोड पे मिली थी। आप बता सकती है वो वहाँ क्या करने गया था? मुझे नहीं पता मैडम। उसकी कोई गर्लफ्रेंड या फिर उसका कोई अफेयर चल रहा था? वो ऐसा लड़का नहीं था मैडम। देखिए, जहाँ से हमें अमन की डेड बॉडी मिली है वहीं एक चिट्ठी भी मिली है और चिट्ठी पर साफ साफ लिखा है अमन ने किसी लड़की का रेप किया है। एक मिनट, ये क्या कहना चाह रही है आप बताएंगी? ये कह रही है कि मेरा भाई रेप नहीं कर सकता है। मैडम, अब ये क्या कर रही है? मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। बाजा भूल गया तो श्रावण बाड़ा सर का होता। उसने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा रखी थी। उसके बाबा के जाने के बाद वही सब करता था। मैडम, वो ऐसा नहीं कर सकता है। मुझे पता है कि तू आगे पढ़ना चाहती, लेकिन पढ़ाई के लिए बेटा पैसे चाहिए। हमारे पास नहीं है। तुझे कैसे पढ़ाएंगे बोल? पीहू, तू स्कूल जरूर जाएगी, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। तुझे डॉक्टर बनना है ना, तो बनेगी तू डॉक्टर। मैं नौकरी करूंगा, मैं दिन रात मेहनत करूंगा। आई, पीहू डॉक्टर जरूर बनेगी। आई, अपने हंसने खेलने पढ़ाई करने की उम्र में उसने नौकरी पसंद की। पता है क्यों? क्योंकि वो हम दोनों की सेवा कर सके, हमें पैसों की कभी कमी ना हो। वो ऐसा नहीं कर सकता। कल अमन कहाँ पर था? मुझे नहीं पता मैडम। शाम को 5 बजे वो घर से निकलता था। उसकी रात की शिफ्ट होती थी।
सुबह 4-5 बजे आ जाता था। कभी अगर ज्यादा काम हुआ तो थोड़ी बहुत देरी हो जाती थी। हमें लगा आ जाएगा, लेकिन नहीं आया, नहीं आया। मैम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अमन की मौत उसके सर पर किसी नुकीले पत्थर से वार की वजह से हुई है और उसकी मौत 2 से 4 के बीच हुई है। एक बात और मैम, उसकी बॉडी में शराब मिली है, वो भी अच्छी खासी मात्रा में। लेकिन ये इतनी शराब पी के वो बैक रोड गया क्यों था? हो सकता है अमन किसी के साथ बैक रोड गया हो और जिसके साथ गया है उसी ने उसका खून किया और खून करने के बाद चिट्ठी भी लिख छोड़ी। हम अगर हम चिट्ठी पर गौर करें तो अमन की मौत रेप की वजह से हुई। तब पॉसिबल है कि वो लड़की को अच्छी तरह से जानता हो और उसका खून उसके रिश्तेदार या फिर उसके दोस्तों ने किया हो। या हो सकता है खुद लड़की ने किया हो। उसने अमन को शराब पिलाई, वहां लेकर गई, बेहोश किया और उसके बाद में उसका कत्ल किया। ये सारी पॉसिबिलिटीज चेक करने के लिए हमें उस लड़की तक पहुंचना होगा जो रेप विक्टिम है और अमन की जानकारी में है। यानी एक काम करो, ये अमर के कांटेक्ट में जितनी भी लड़कियां हैं सबके कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशंस निकालो। अगर अमन ने रेप किया है तो लड़की इसी में से कोई ना कोई होगी। ओके मैम। ये शायद पुलिस के लिए भी अपनी तरह का पहला केस था जहां तथाकथित अपराधी के तौर पर एक लाश मिली थी और अब पुलिस को उस लड़की को ढूंढना था जो इसकी शिकार बनी थी। बेशक अमन के बलात्कारी होने के सबूत के नाम पर उसकी जेब से सिर्फ एक चिट्ठी मिली थी, लेकिन पुलिस इस संभावना से इनकार नहीं कर सकती थी कि अमन शायद वाकई में ही बलात्कारी हो। बावजूद इसके कि जिसने ये चिट्ठी लिखी थी वो खुद भी एक अपराधी था और उसी ने अमन का खून किया था। और ये संस्कृति का रक्षक कौन था? कौन हो सकता था वो? कोई समाज सुधारक या खुद वो लड़की या फिर उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार, या सिर्फ ये एक चाल थी पुलिस को गुमराह करने के लिए? मैम, ये वो 5 लड़कियां हैं जो अमन के कॉल रिकॉर्ड से मिली हैं, जिनके साथ वो रेगुलर टच में था। ये है रेनी जो उसके कॉल सेंटर में हेड थी, दीपा और प्रिया उसकी कलीग थी, और मैम ये है गुंजन उसकी कॉलेज फ्रेंड। ये सांझ है जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अभी भी दोनों एक दूसरे के टच में थे। ये अमन की माँ को सांझ के बारे में पता नहीं था? नहीं मैम, हमने अमन के कॉल सेंटर से भी पता किया था, तो पता चला कि वहां से रात को 8 बजे तबीयत खराब करके निकला था। तभी उसे बोरीवली से आईसी कॉलोनी के पास से एक पीसी से कॉल आया और उसके मोबाइल लोकेशन के मुताबिक उसकी लास्ट लोकेशन मलाड वेस्ट बैक रोड ही थी। अमन के बॉडी से शराब मिली, तो इसका मतलब है उसने मलाड, नायगांव या फिर बोरीवली में से किसी वाइन शॉप से शराब खरीदी थी या फिर वहां के किसी बार में शराब पी। एक काम करो, ये तीनों एरिया के वाइन शॉप और बार सबके सीसीटीवी फुटेज निकालो, देखो उसके साथ कोई है या नहीं है। हो सकता है ये रेप की बात एक कहानी हो और ये संस्कृति रक्षक के नाम पे हमें कोई गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो, या हो सकता है बात सच भी हो। जो भी हो, दोनों सूरतों में खूनी को तो ढूंढना पड़ेगा। और निर्मला बहन, ये क्या छपा अखबार में? आपके बेटे अमन ने किसी लड़की का रेप किया था? नहीं, उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। अगर ये बात सच निकली ना तो तुमको ये घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे रेपिस्ट फैमिली को अपने घर में कभी नहीं रहने दूंगा। मैम, ये मलाड के वाइन शॉप का फुटेज है। इसके बाद ये मलाड के बैक रोड पर गया जहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है। रानी, ये तो कंफर्म है कि ये अकेला नहीं था और जिसने भी खून किया है वो बहुत स्मार्ट है। उसने अमन को पहले खूब घुमाया और उसके बाद में उस एरिया में लेके गया जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है। तो अब क्या करें मैम? इससे तो हमारे हाथ कुछ लगा नहीं। सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि अमन ने किसी का रेप किया था भी या नहीं। ये रीनी का घर है, हमें उससे कुछ बात करनी है। अमन ऑफिस में मेरा सबऑर्डिनेट था। क्या तुम अमन से रेगुलरली फोन पर बात करती थी, मिलती थी उससे? जी हाँ, एक्चुअली हम सेम ऑफिस में काम करते थे, तो काम के सिलसिले में उससे मिलना भी पड़ता था और फोन पे बात भी करनी पड़ती थी। देखो, डरो नहीं, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते, बस कुछ सवालों के जवाब चाहिए। ये अमन लड़का कैसा था, बिहेवियर कैसा था उसका? अच्छा लड़का था वो,
और उसका बिहेवियर भी सबके साथ अच्छा था। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अमन ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश की थी? एक्चुअली अमन के डेड बॉडी के पास हमें एक चिट्ठी मिली है, उसमें साफ साफ लिखा है अमन ने किसी लड़की का रेप किया था। रुकिए, रुकिए। ये क्या बेदुआ सवाल कर रहे हैं आप मेरी बेटी से? देखिए, आप कानूनी कार्रवाई में दखल मत दीजिए। हम कोई मन से सवाल नहीं पूछ रहे, किसी की जिंदगी गई है उस सिलसिले में बात कर रहे हैं। और अगर सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब देना पड़ेगा। आप भी समझा कीजिए। बोलो, अमन ने कभी तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी? नहीं की थी। मैम, अमन मेरा क्लासमेट था और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे बहुत बुरा लगा था जब उसके पापा की डेथ के बाद उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। यार तू क्या कर रहा है अपनी लाइफ के साथ? मत छोड़ पढ़ाई। और ये कॉल सेंटर जॉब का कोई फ्यूचर है क्या? मैं बोल रही हूँ ना, पढ़ाई वापस शुरू कर। हाँ लेकिन नहीं कर सकता यार, घर वालों की जिम्मेदारी है। और अब तो मेरा सिर्फ एक ही सपना है कि पीयू के सपने को पूरा करूं, उसे डॉक्टर जो बनाना है। अमन ने आपके साथ कभी कोई बदतमीजी की? नहीं मैम। मैम, अमन के बारे में अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है उससे तो यही लगता है कि वो एक अच्छा लड़का था, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता था। मुझे नहीं लगता कि वो रेप जैसी घिनौनी हरकत कर सकता है। और अगर कर सकता है तो मुझे शक है वो लड़की शायद रेने हो सकती है। और ये संस्कृति रक्षक कौन है इसका भी पता लगाना चाहिए हमें। रेने और संस्कृति रक्षक, इनमें क्या कनेक्शन है वो भी देखते हैं। लेकिन राणे, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये सांझ से मिलना बहुत जरूरी है। जी मैम। ये क्या बात हुई? जिसको मरना था वो तो मर गया, आप लोग यहाँ पे आके क्यों तमाशा कर रहे हैं? और मेरी बेटी को क्यों घसीट रहे इसमें? इन सब में मेरी बेटी का कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, हम किसी को घसीट नहीं रहे, ड्यूटी कर रहे हैं हमारी। और जहां से अमन की डेड बॉडी मिली है वहीं से चिट्ठी भी मिली थी, और चिट्ठी में साफ साफ लिखा है उसने किसी लड़की का रेप किया था। और अगर वाकई अमन ने रेप किया है तो वो लड़की और उसकी फैमिली सस्पेक्ट बनते हैं, समझा? मैम, अमन बहुत अच्छा लड़का था, उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है। मैं मानती हूँ कि हमारा अफेयर था, लेकिन बाद में ब्रेकअप हो गया था। मैम, अगर लड़कियों के बयान पर भरोसा करें तो इनमें से तो कोई नहीं है जिनके साथ अमन ने रेप तो क्या, छेड़खानी भी किया हो। राणे, लेकिन हम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि इनमें से किसी लड़की का रेप नहीं हुआ है या फिर अमन ने वाकई रेप किया है। रेप केसेस में मोस्टली प्रॉब्लम यही होती है कि लड़कियां सामने नहीं आती है, कंप्लेंट तक दर्ज नहीं करवाती है। मुझे तो अब भी उस पहली वाली लड़की पर शक है, रेने। वो हमसे जरूर कुछ छुपा रही है। हेलो, ओके, ठीक है। मैम, सिटी हॉस्पिटल में अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस आया है। अभी भी जो सुसाइड अटेम्प्ट का केस आया है उस पेशेंट का नाम क्या है? सर, पेशेंट का नाम रेने डिसूजा है। इसका मतलब है हमारा शक सही निकला। अमन ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी? नहीं, अमन ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की थी। एक्चुअली मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ जो दूसरे रिलीजन का है। मेरे मॉम डैड को पसंद नहीं था कि मैं किसी और रिलीजन में शादी मनाऊं, इसलिए वो मेरी शादी जबरदस्ती किसी और लड़के के साथ करवाना चाहते थे। और अमन तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं उससे हर बात शेयर करती थी और वो मुझे एडवाइस भी देता था। राणा, इन पांचों लड़कियों में से कोई नहीं है। इसका मतलब है जिस लड़की पर रेप किया गया है उसका नंबर कॉल रिकॉर्ड्स में नहीं है। हो सकता है वो या तो जान पहचान वाली हो या फिर आस पड़ोस वाली। ये 90% रेप केसेस में प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं जिसको बाद में अबॉर्ट करवाया जाता है। ये जनकल्याण नगर और आसपास के एरिया में जितने भी क्लिनिक्स है सबका 6 महीने का डेटा निकालो, देखो कोई अबॉर्शन हुआ है कि नहीं। ओके मैम। मैम, मालवानी एरिया नंबर 2 से कॉल आया था, उस एरिया में एक मर्डर हुआ है।
मैडम, वो साफ सफाई करने वाली। कब देखा आपने बॉडी को? साहब मैं सुबह झाड़ू मारने आई तो एक लाश यहाँ पड़ी थी। इसके अलावा और कुछ आप लोगों ने? ये संस्कृति रक्षक कौन है जो कानून हाथ में लेके लोगों को मार रहा है? बॉडी की इंफॉर्मेशन निकालो, शिनाख्त करने के लिए जरूरी है। इसके पास कुछ आईडी तो मिला नहीं है। ये आसपास के एरिया में रहता होगा, शायद इलीगल दारू का काम करता हो, कोई ना कोई जरूर पहचानता होगा। ये कौन है? मैम इस एरिया की सेल्फ अक्लेम्ड सोशल वर्कर है, किसी एनजीओ वगैरह के लिए नहीं, बस अपने मन से ही खुद को सोशल वर्कर बनके घूमती है। प्रभा देशमुख नाम है इसका। आप पहचानती है इसे? अरे इसे कौन नहीं पहचानता, दीना नाम है इसका। हमारे यहाँ गाँव की दारू बेचता था, अच्छा हुआ साला मर गया। इसकी दारू पी के ना कितने लोग बीमार पड़े, कितने कितने मर गए। जिसने भी मारा होगा ना इसको, बहुत पुण्य का काम किया है। कितने लोग मरते और पता नहीं। अमन के कत्ल के बाद दीना की लाश मिली और उसके पास भी एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था कि किसी संस्कृति के रक्षक ने उसके बुरे कर्मों के लिए और संस्कृति की रक्षा करने के लिए दीना का कत्ल कर दिया है। क्या वाकई ये किसी संस्कृति सुधार गिरोह का काम था जो कानून को अपने हाथ में लेकर न्याय के नाम पर अपराध कर रहा था? और इस संस्कृति रक्षक को निर्मला और उसकी बेटी की यातनाएं नहीं दिखी? ऐसे ढेरों सवाल थे जिनके जवाब अभी ढूंढने थे, और हासिल ये था कि पुलिस के पास फिलहाल कोई संदिग्ध तक नहीं था। मैम, दीना शिंदे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसके सर के पीछे किसी नुकीले पत्थर से हमला किया गया। इसका मतलब है दीना और अमन दोनों का खून एक ही तरीके से किया गया है। दोनों को पीछे से पत्थर मारा गया और फिर चिट्ठी छोड़ी गई। ये दोनों हैंडराइटिंग्स तो अलग अलग है। इसका मतलब है दो अलग इंसानों ने ये लेटर लिखे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी गैंग का काम है? मैम, मैंने मालवानी के क्लिनिक में पता किया तो पता चला कि 19 साल की सना नाम की एक लड़की का अबॉर्शन करवाया गया था। यह सना के घर का एड्रेस। कदम, ये दीना के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन ट्रैक करो। ओके मैम। राणे, इस एड्रेस पे चलते हैं। यस मैम। अरे मैडम कितनी बार बोलूं, ये मेरा ही घर है और यहाँ कोई सना नहीं रहती है। देखिए, हो सकता है लड़की का नाम कुछ और हो। आपकी बेटी का नाम क्या है? मैडम जी, मेरी कोई बेटी ही नहीं है। राणे, ये क्लिनिक में बदनामी से बचने के लिए उसने गलत एड्रेस लिखवाया है और मुझे तो लगता है सना नाम भी गलत है। एक काम करो, क्लिनिक का सीसीटीवी फुटेज निकालो, लड़की का स्केच बनाओ, खबरियों को दो, सबको काम पे लगाओ। जी मैम। क्लिनिक के सीसीटीवी में जो लड़की दिख रही थी उसका पता हमारे खबरी ने लगा लिया है। उस लड़की का नाम सना नीलम है, वो जनकल्याण नगर में ही रहती है। और हमारे खबरी ने एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि जनकल्याण नगर में ही 15-16 साल की एक और लड़की रहती थी, सुनहरी नाम की, जो अपने मौसी मौसा के घर रहती थी। पिछले 2 महीनों से गायब है मैम। मैं देखता हूँ। सुनहरी आप ही की भतीजी है ना? उससे बात करनी है, हमें बुलाइए। सुनहरी यहाँ नहीं रहती। आपके अलावा उसका कोई है भी नहीं, अनाथ है वो। यहाँ नहीं है मतलब क्या? वो जिसके साथ भाग गई है ना, आप उससे पता कीजिए। अच्छा, तो आपको ये भी नहीं पता है कि वो किसके साथ भाग गई है? आपको कोई चिंता ही नहीं है उसकी? पुलिस में कंप्लेंट तक नहीं दर्ज करवाई है आपने? मैडम, उसके भागने से हमारी बहुत बदनामी हुई है। आप अब ये चाहती है कि मैं खुद ढिंडोरा पीटूं ताकि जिनको पता नहीं उनको भी पता चल जाए और हम कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहे? देखिए मैडम, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप चले जाइए यहाँ से प्लीज। राणे, सुनहरी की जितनी ज्यादा हो सके इन्फॉर्मेशन निकालो। उसके परिवार को तो उसकी कुछ चिंता है नहीं। हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो और यही रीजन हो उसके गायब होने का। ओ मैडम, काय चाललंय तुमचं? देखिए, जिसका बलात्कार हुआ उसे उसी वक्त न्याय मिल गया था जब अमन की मौत हुई। फिर क्यों आप मेरे एरिया में आके घर घर जाके लड़कियों को परेशान कर रहे हो? अमन और दीना जैसे लोगों को मरना ही जरूरी है। उनके कातिलों को ढूंढ के आपको क्या फायदा? देखिए, अमन और दीना ने अगर गुनाह किया है तो उसके लिए कानून है। इस तरह कानून हाथ में नहीं ले सकता है कोई। और अपराधी चाहे संस्कृति रक्षक हो या भक्षक, अपराधी अपराधी होता है, उसकी जगह जेल में होती है। वैसे आप क्यों पैरवी कर रही है खूनी की? आप भी संस्कृति रक्षक है क्या? मैं किसी की रक्षक विक्षक नहीं हूँ और मुझे इसमें फंसाना भी मत। और मुझे ना ऐरा गैरा मत समझिए, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। हाँ तो ठीक है, जाइए ऊपर तक जाइए, इन्वेस्टिगेशन बंद करने का ऑर्डर लेके आइए। लेकिन याद रखना, हम भी उस इंसान से अच्छी तरह निपटेंगे
जो कानून के आड़े आ रहा है। मैम, दीना के कॉल रिकॉर्ड में ज्यादातर नंबर उससे काम से रिलेटेड लोगों के हैं, लेकिन मैम एक ऐसा नंबर सामने है जिससे दीना लगातार कांटेक्ट में था, और एक कॉल तो उसकी मर्डर के जस्ट पहले आया है। किसका नंबर है? मैम, किसी राधे के नाम रजिस्टर्ड है। हाँ मैडम, दीना से मेरी बात होती थी। उसने मुझसे पैसा लिया था जो वापस नहीं कर रहा था, और उस रात भी मैंने उसे पैसे के लिए ही फोन किया था। तो अबे अभी दिमाग मत सरका, मैंने बोला ना पैसा दूंगा करके। अरे कितने साल से हम काम कर रहे हैं, अरे कुछ तो भरोसा होना चाहिए ना। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने उस पर हमला किया होगा। मैं हेलो हेलो कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने आप फोन कट गया, और अगले दिन मुझे पता चला कि किसी ने दीना का खून कर दिया। उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? गलत काम करने वालों का दुश्मन तो उनका काम ही होता है। एक हो तो बोलू ना, पता नहीं कितने लोगों के साथ पंगा लिया था उसने। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन शहर के बाहर मत जाना। जी। सुनेरी के मामले में कुछ क्लू मिला? हाँ मैम, मैंने सुनेरी की पड़ोसियों से पूछताछ की। थोड़ा सा पेट तो निकला था उसका साहब, दुपट्टे से छुपाते थे, पर साहब आजकल ये सब कहाँ छुपता है? हाँ साहब, वो माँ बनने वाली थी और इसीलिए उसे हमने घर से निकाल दिया। राणे, सुनेरी के फैमिली ने पहले कहा था कि सुनेरी भाग गई है। उसके बाद में उन्होंने कहा वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? कहीं कोई और मामला तो नहीं है? मैम, दीना के पड़ोसी से बातचीत की है। मैम, पता चला है कि दीना और प्रभा देशमुख, इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। उन दोनों में काफी झगड़े भी हुए हैं। ये प्रभा तो अपनी मर्जी से लीडर और समाज सेवक होकर घूम रही है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों की नजर में अपनी इमेज अच्छी करने के लिए खून कर रही है? ये अमन और प्रभा दोनों का क्या कनेक्शन है, पता करो जरा। हेलो, क्या? आई आई रुको, आई रुको, आई कैसे आप बॉडी नहीं ले सकते। इंसान ने किया तो इसके पास भी जरूर कोई चिट्ठी मिलेगी। बॉडी चेक करा जरा, बगा चिट्ठी है का। आसपास देखो कहीं चिट्ठी है या नहीं। चेहरे पे मुखौटा था इसके, दोधारी बनकर घूम रही थी, समाज सेवा दिखावा था। ये मासूम लड़कियों का देह व्यापार करती थी। संस्कृति की रक्षा के लिए इसका मरना जरूरी था। संस्कृति रक्षक। मैम, प्रभा देशमुख की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया है। मैम, इसके सर पर भी किसी नुकीले पत्थर से हमला हुआ, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई। ये अमन के सर पर नुकीले पत्थर से वार करना तो समझ में आता है, क्योंकि वो पत्थर वहां पर पड़े थे। लेकिन प्रभा और दीना की बॉडी जहां से मिली वहां तो ऐसे पत्थर थे नहीं। तो क्या खूनी पत्थर कहीं और से लेकर आया था? राणे, एक काम करा, कहीं आसपास अगर रोड बनने का काम शुरू है तो देखो, और अगर शुरू है तो वहां की सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ, शायद कोई सुराग मिल जाए। यस मैम। मैम, कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी पहला खून करने के बाद उसी तरीके को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है? हो सकता है। कदम, ये प्रभा के बैंक और कॉल रिकॉर्ड्स आ गए मैम, और दोनों को मैंने चेक भी कर लिया है। मैम, जो चिट्ठी हमें मिली थी उसके हिसाब से तो लग रहा है कि प्रभा देशमुख वाकई समाज सेवक होने का नाटक कर रही थी। मैम, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उसके अमीर लोगों और टॉप ग्रेड ऑफिसर से कांटेक्ट रहे हैं। अक्सर वही लोग इसके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर करते थे। मैम, नेतागिरी के कारण अनाथ आश्रम और विधवा आश्रम दोनों ही जगह इसके कांटेक्ट थे, और वहीं से लड़कियां भी सप्लाई करती थी। ये प्रभा का सारा पास्ट और प्रेजेंट निकालो, और देखो दीना और प्रभा के बीच में कहीं कोई लिंक मिलती है या नहीं। ओके मैम। हम पुलिस के पास तो चले जाएंगे बेटा, पुलिस आकर उन्हें धमका भी देगी, लेकिन फिर वो हमारा जीना हराम कर देंगे। अच्छा नहीं होगा, नहीं जा सकते। ले ले, दे। पहले किसको उठाऊं, माँ को या बेटी को? लेकिन कौन है, दिख नहीं रहा है इसका चेहरा ठीक से। ओनर की इंफॉर्मेशन निकाली? यस मैम। मैम, ये राधे की कार है।
जब हमने राधे के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली तो पता चला कि ये कार राधे के नाम रजिस्टर्ड है। लेकिन मैम राधे डायरेक्ट प्रभा के कांटेक्ट में नहीं था, बल्कि उसका ड्राइवर इससे डील कर रहा था, जबकि मैम राधे रीमा के कांटेक्ट में था। मैम मुझे लगता है कि ये मर्डर राधे के ड्राइवर ने किया है। राधे का ड्राइवर है ना तू? हाँ। घर में कौन कौन है तेरे? घर में आई, बाबा, बीबी और 2 छोटी छोटी बेटी है। ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया ना। अब तो जेल में सड़ेगा ना, तो उनका ध्यान कौन रखेगा? मैं क्यों जाऊंगा जेल में? मैडम कुछ भी नहीं किया। एक नहीं 3 खून किए तूने। सबूत है हमारे पास। जिस पत्थर से वार हुआ है वो नुकीला पत्थर तूने उठाया था। इससे पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, जुर्म साबित हो चुका है। अंदर डालो इसे। नहीं मैडम तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं, मैंने कुछ भी खून नहीं किया है। वो प्रभा है ना, प्रभा, वो राधे साहब को लड़कियां सप्लाई करती थी, अलग अलग होटल में लाती थी। मैडम मैं खाली पैसा वसूल करने का काम करता था, वो भी राधे साहब बोलते तभी। और जिस दिन दीना का खून हुआ ना, उस दिन मैंने कॉल किया है, राधे साहब ने नहीं। हेलो दीना भाई, और राधे साहब के पैसे का क्या हुआ? अरे मुझे बोले तो पूछने के लिए, कब देंगे आप पैसे? तो फिर राधे ने झूठ क्यों बोला था कि कॉल उसने किया था दीना को? मैडम मेरा ड्राइवर झूठ बोल रहा है। झूठ वो नहीं तू बोल रहा है। हमारे पास उन सारे होटल का फुटेज है जहाँ से तू प्रभा से लड़कियां मंगवाता था। चलो मान लिया मैं लड़कियां मंगवाता था, ये भी मान लिया कि ड्राइवर ने दीना को फोन किया था, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि खून मैंने किया है। ये भी साबित होता है, क्योंकि हमारे पास वो भी फुटेज है जहां तूने नुकीला पत्थर उठाया था। देख इसे। ये मैं नहीं मैडम, मेरा ड्राइवर है। तेरा ड्राइवर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी अभी तूने कहा कि तेरे मोबाइल से तेरे ड्राइवर ने दीना को फोन किया था, और तेरे मोबाइल का लोकेशन कांदिवली का है, और ये फुटेज दीना के मर्डर के 10 मिनट पहले का है। अब 10 मिनट में तेरा ड्राइवर मालाड़ मालवनी करके खून करके निकल तो नहीं सकता है। अब तू सच बोलेगा या मार खाकर सच बोलेगा? राणे नहीं बता दो मैडम, प्रभा और दीना दोनों को मैंने ही मारा। प्रभा रोज लड़कियां सप्लाई करने का पैसा बढ़ा रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी कि मुझे बदनाम कर देगी, इसलिए मेरा था वो तो बस उसे चला रहा था। पैसा आने लगा तो उसकी खोपड़ी सटक गई। सारा बिजनेस कब्जा करना चाहता था। तब मैंने अमन की खबर सुनी, मुझे लगा मैं इसका फायदा उठा सकता हूं, इसलिए मैंने उन दोनों को उसी तरह मारा जिस तरह अमन को मारा गया था। अभी दिमाग मत सरका, मैंने बोला ना पैसा दूंगा करके। मैंने कब बोला मैं पैसा नहीं दूंगा? दोनों की बॉडी के पास संस्कृति रक्षक नाम से जानबूझकर मैंने चिट्ठी छोड़ी ताकि आप लोग मुझ तक ना पहुंच पाओ। दीना और प्रभा के कत्ल का केस सुलझ गया था, लेकिन उसके सुलझने से अमन का केस और उलझ गया था, क्योंकि अगर राधे ने अमन का कत्ल नहीं किया था तो फिर अब ये कौन संस्कृति रक्षक था जो अब तक उनकी पहुंच से बाहर था, और क्या वाकई में अमन ने बलात्कार किया था? आखिरकार सुनहरी की तलाश में पुलिस उस हॉस्पिटल जा पहुंची जहां उसने बच्चे को जन्म दिया था, और जैसा कि अक्सर बलात्कार पीड़ित और उसके परिवार वाले करते हैं, बच्चे से निजात पाने के लिए उसे हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया गया, और हॉस्पिटल वालों ने उसे अनाथ आश्रम भेज दिया। पुलिस ने हॉस्पिटल से अनाथ आश्रम का पता लिया और बच्चे को रिकवर किया। सुनहरी और उसके परिवार पर दबाव बनाया और बलात्कारी का पता लगाने के लिए बच्चे का डीएनए अमन के डीएनए से मैच कराने का फैसला किया गया। मेरा बॉयफ्रेंड था मैडम, बहुत प्यार करती थी मैं उससे। प्रेग्नेंट हो गई तो मौसी ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पेट पे बच्चा लेके कहाँ जाती है, इसलिए अबॉर्शन करा दिया। मौसी शादी के लिए मान गए और मुझे वापस घर में रख लिया। झूठ बोल रही हो तुम, हमने सारी डिटेल्स निकाली है तुम्हारी, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तुम्हारा। अमन ने जिस लड़की का रेप किया था वो तुम हो। नहीं, प्रेग्नेंट हो गई तो मौसी ने घर से निकाल दिया और अमन का खून कर दिया। ये क्या बात कर रही है मैडम? हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। पाटिल मैडम, पहचानती हो इसे? अब ये बच्चा अनाथ है। खैर तुम्हारे पास तो तुम्हारे मौसी का घर है रहने के लिए, लेकिन अब इसके नसीब में अनाथ आश्रम और घर घर की ठोकरें हैं। इसका इस बच्चे के साथ कोई संबंध नहीं है। संबंध है,
ये बच्चा मेरा है, मैंने पैदा किया इस बच्चे को और किसी को कोई हक नहीं बनता मेरे बच्चे को अनाथ कहने का। रेप हुआ था मेरा। कब हुआ था? पिछले नवरात्रे अष्टमी पर जब गरबा खेलने जा रही थी। रेप हुआ था मेरा। कब हुआ था? पिछले नवरात्रे अष्टमी पर जब गरबा खेलने जा रही थी। क्या कहा था उसने? कह रहा था अगर तुम चिल्लाए तो गर्दन रेत देंगे। कहीं वो ये तो नहीं था? नहीं, उसे बहुत अंधेरा था, कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। वो पीछे से आया और मेरे मुंह पर कपड़ा डाल दिया और उसके बाद पर इस लड़के को मैंने कई बार देखा है। जब मौसा जी ने मुझे नए गांव डिलीवरी के लिए भेजा था तब कई बार मैंने इसे रास्ते में देखा था। रानी, ये सुनेरी को तो पता ही नहीं था कि उसका रेप किसने किया है, तो ये सुनेरी के फैमिली वाले अमन का खून क्यों करेंगे? एक और तरीका है अमन ने रेप किया है या नहीं किया है ये पता लगाने का। कौन सा मैम? डीएनए टेस्ट। ये सुनेरी के बच्चे का डीएनए और अमन का डीएनए मैच कराओ। जी। मैम, इस रिपोर्ट के मुताबिक अमन का डीएनए इस बच्चे से मैच नहीं करता। इसका मतलब है रेप अमन ने नहीं किया है, किसी और ने किया है और ये संस्कृति रक्षक का नाटक करके अमन को फंसाया गया है। हो सकता है अमन जानता हो कि रेपिस्ट कौन था और शायद यही बताने के लिए वो सुनेरी से मिला था। रानी, एक काम करो, ये अमन के सारे दोस्तों की लिस्ट निकालो। नवरात्रि में अष्टमी के दिन क्या तारीख थी वो भी देखो और उस दिन पे अमन से किस किस की बात हुई थी सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। ओके मैम, ये 4 लड़के अमन के अच्छे दोस्त हैं। राम जो कि प्रभा का बेटा है और राकेश जो उसी मोहल्ले में रहता है। सिद्धार्थ और सौरभ बिहार के हैं, लेकिन मैं पिछले साल तक ये दोनों अमन के मोहल्ले में पीजी में रहते थे। सिद्धार्थ पुणे शिफ्ट हो चुका है और सौरभ दिल्ली में रहता है और मैं पिछले दशहरे में ये सब यहीं इसी लोकेलिटी में आसपास थे। ये सिद्धार्थ और सौरभ को उठाओ। सिर्फ इन दोनों को क्यों? ले आओ, पता चल जाएगा। यस मैम। गर्दन रेट देंगे, यही कहा था ना तूने उससे? मैं तो उसी दिन समझ गई थी जिसने रेप किया है वो बिहार का है। अब अमन के 2 दोस्त निकले बिहार के, एक सिद्धार्थ और एक तू। और सिद्धार्थ तो दिल्ली में पला बड़ा है, इसलिए वो गर्दन को गला बोल रहा था। और तू तो 2 साल पहले बिहार से आया है, इसलिए गर्दन ने पीछा नहीं छोड़ा तेरा और फंस गया। अमन के मर्डर के 1 दिन पहले और 1 दिन बाद तूने अपना मोबाइल बंद रखा था क्योंकि कोई ट्रैक ना कर सके, लेकिन तेरा लैपटॉप जब स्कैन किया तब पता चला कि 1 दिन पहले मुंबई की ऑनलाइन टिकट बुक की थी तूने और नवरात्रि में अष्टमी वाले दिन भी सबसे लास्ट तूने ही बात की थी अमन से। देख, अब सच बोल दे वरना तेरा डीएनए तो सच बोल ही देगा। मैडम, मैं दशहरे के पहले दिन से उसे रोज देखता हूँ। उसने बताया कि लड़की प्रेग्नेंट हो गई है और मां बनने वाली है। मैडम, अमन बार बार बोलता था कि मैंने उस लड़की के साथ बहुत गलत किया। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं वो अपना मुंह ना खोल दे। मैं मुंबई आया, शराब पीकर हम दोनों मलाड के बैक रोड पर टहलने निकल गए। कोई गलती नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी सबसे चिट्ठी फेर दी। कोई गलती नहीं है। और मैंने वो चिट्ठी इसलिए छोड़ी थी ताकि आपको लगे कि उसने रेप किया है और मर्डर पे आप लोगों का कोई ध्यान ना जाए। एक जुर्म छुपाने के लिए तूने और एक जुर्म किया। 18 साल की लड़की पर बलात्कार किया और अपने दोस्त की भी जान ले ली। तो जैसे इंसान को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अमन ने सुनहरी से हमदर्दी रखी, लेकिन वो हिम्मत नहीं दिखाई कि वो जुर्म के खिलाफ आवाज उठाता और उसकी इसी गलती ने उसे मौत दी। समाज की नजरों में उसे बलात्कारी बना दिया और उसकी मां और बहन को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। सौरभ को अमन के कत्ल और सुनहरी के बलात्कार के लिए और राधे को दीना और प्रभा के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया। ये दोनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। जब भी कहीं कुछ गलत होता देखें तो आवाज जरूर उठाएं, बजाय ये सोचने के कि हमारा इससे क्या वास्ता, हमें इससे क्या लेना देना। क्योंकि अगर यही धारणा सबके मन में घर कर गई तो शायद जुर्म का अगला शिकार हम भी हो सकते हैं। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी।
माफ कर दीजिए, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दीजिए। ये सब ड्रामा बंद कर और निकल यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए मेम साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं दोबारा नहीं करूंगी। आप जैसा बोलेंगी मैं वैसे ही करूंगी। बस खुदा के वास्ते मुझे फैक्ट्री में वापस रख लीजिए। सब तो कांड करने से पहले सोचना चाहिए था आसमा। मैं और क्या करती, मैं मजबूर थी, आप तो सब जानती है ना। मैं बहुत दिक्कत में हूँ। मैंने साफ साफ कहा ना, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और हाँ, यहाँ वापस मत आना कभी, समझी तू? मेम साहब खुदा के वास्ते मुझे काम से मत निकालिए मेम साहब। तुम लोग अंदर जाओ। मेम साहब खुदा के वास्ते मेम साहब। सुशीला। जी मेम साहब। इन्हें जाकर अपना कमरा दिखा दो। ठीक है। तुम लोग जाकर रेस्ट करो, कुछ चाहिए होगा तो बता देना। ठीक, चलो। हेलो। हाँ, आ गई है वो दोनों। अब ये सेटिंग भी करके देखती हूँ। और प्लीज तुम किसी को कुछ मत बोलना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, मिलती हूँ 5 बजे वहीं। भैया हमारी बात मानो, हमें बस एक बार साहब से मिलने दो, बहुत दिक्कत में है। साहब ने मना किया है, आप अंदर नहीं जा सकते। हमारी गलती क्या है और साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारी बात समझने की कोशिश करिए, हमें बस एक बार। तुम आपकी तय मत करो। हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, लेकिन आज भी भारत और दूसरे विकासशील देश बेरोजगारी के अभिशाप से जूझ रहे हैं। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ महंगाई। ऐसे में अगर सहारा है तो सिर्फ एक अच्छी नौकरी का, और उसकी तलाश में एक आम आदमी दर दर भटकता है। और अगर कामयाबी मिल जाए तो वो उस नौकरी को अपनी जान से भी ज्यादा बचा कर रखता है। अगर किसी दिन उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से वो नौकरी चली जाए तो क्या इस औरत के साथ भी ऐसा ही हुआ था? क्या उसने भी कोई गलती की थी, या फिर बात कुछ और ही थी? हेलो। नहीं, वो हमारी बात नहीं मानी। हमने बहुत बोला उसे, लेकिन उसने हमें काम पे वापस नहीं रखा। अल्लाह कसम। इंदु, मैनर्स भूल गए हो क्या तुम? बिना नॉक किए अंदर कैसे आ गए? शायद तुम भूल गई हो कि हम दोनों का बेडरूम है। ये नया नाटक क्या है? ये दोनों औरतें यहाँ पे क्यों आई है? अब क्या हुआ? क्या बात कर रहे हो? मॉम डैड प्लीज, अब आप लोग बस भी करोगे? आप लोग को पता है ना कि वो दोनों भी बाहर है। अरे बेटा तुम क्यों चिंता करती हो नमिता? तुम ये सब अपना डियरेस्ट डैडी पे छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दिया, लेकिन पेट के चूहे तो नहीं छोड़ रहे ना? बहुत भूख लग रही है डैड, हम तीनों बाहर कहीं डिनर पे चले? हाँ चलते हैं। शायद उस औरत के साथ भी ऐसा ही हुआ था। नौकरी वापस ना मिलने की वजह से वो इतनी मजबूर हो गई थी कि उसने शराब का सहारा लेना चाहा। पुलिस ने उस औरत की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, और अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि ये औरत कौन थी और इसकी हत्या किसने की थी।
और नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, कल ये मेरी दुकान पर आई थी शराब की बोतल लेने और कुछ डरी हुई थी। क्यों? देखने में शराबी लग रही थी। नहीं सर। थैंक यू सर, ये है विक्टिम का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और पूरी बॉडी पर छोटे छोटे स्ट्रगल के निशान। हाँ सर, और पुराने घाव भी हैं और सिगरेट के निशान तो जगह जगह हैं। मतलब इसके साथ बहुत सालों से बुरा बर्ताव हो रहा था। हाँ सर, वो शराब की दुकान का मालिक भी कह रहा था कि वो देखने में काफी डरी डरी लग रही थी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी बॉडी में अल्कोहल नहीं मिला है। सर, इसका मतलब ये हुआ कि मर्डर के 24 घंटे पहले तक उसने शराब को हाथ भी नहीं लगाया था। उसके फोन से कुछ मिला? नहीं सर, फोन पूरी हो सकता है वो वहीं की रहने वाली हो। तुम दादरी जाओ और वहां की पुलिस से कांटेक्ट करो। उनकी मदद से तुम्हें इसके घर का पता मिल सकता है, क्योंकि दादरी बहुत छोटी सी जगह है। मुझे लग रहा है कि इस टिकट और उसके मर्डर में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। ओके सर। ये आसमा का घर है। बेटा, आसमान अंसारी का घर यही है? अरे कौन है? वो क्यों नहीं खोलती? क्यों नहीं खोली? तुम आसमा के पति हो? हाँ तो आसमा, तू कहाँ चली गई? आसमा, मुझे छोड़ के कहाँ चली गई? मैं कैसे जीऊंगा आसमा? मैं कैसे जीऊंगा? आसमा दिल्ली गई थी और वहां उसका मर्डर हुआ। आसमा दिल्ली क्यों गई थी, कुछ पता है? वो अपने मालकिन के पास गई थी काम मांगने, मिसेस सिंह के पास। साहब, जरूर उसी ने कुछ किया होगा साहब। मैं उस औरत को नहीं छोड़ूंगा साहब, नहीं छोड़ूंगा उस औरत को साहब, नहीं छोड़ूंगा। मैं उस औरत को जान से मार डालूंगा साहब। मेरे आसमा को उसने मारा। फैजल और आसमा के बारे में कुछ जानते हो? हाँ साहब, वो 1 महीना पहले ही यहाँ आए थे। फैजल है ना साहब, 1 नंबर का शराबी है। अब सब क्या बताऊं, इनके घर से तो रोज मारने पीटने की और रोने की आवाजें आती है। अब घर के अंदर क्या चलता है ये किसको पता होगा? गांव के लोग कह रहे हैं कि फैजल 1 नंबर का शराबी है, पूरे दिन शराब के नशे में धुत रहता है। गांव में ज्यादातर लोग उससे बात भी नहीं करते। वर्मा साहब, ऐसे लोगों को दुश्मन बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप एक काम कीजिए, यहाँ रहकर फैजल पे नजर रखिए। वो कह रहा था आसमा दिल्ली गई है किसी मिसेस सिंह से मिलने। वो अपने मालकिन के पास गई थी काम मांगने, मिसेस सिंह के पास। मैं दिल्ली जाकर सिंह फैमिली से बात करता हूँ। सिंह जी, इसे जानती हैं? पर आसमा को हुआ क्या? उसका मर्डर हो गया। हमें पता चला है कि 2 दिन पहले वो आपसे मिलने आई थी, अपना काम वापस मांगा। तो जानती है इसके बारे में? खुदा के वास्ते मुझे काम से मत निकालिए मेम साहब। मेम साहब, मैं तो खुदा के वास्ते मेम साहब। नहीं, मैं पिछले 1.5 महीने से उससे नहीं मिली। देखिए, हमें पक्का इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो आपसे मिलने यहाँ दिल्ली आई थी। कुछ छुपा तो नहीं रही ना आप? नहीं सर, अगर मैं उससे मिली होती तो मैं आपसे ये बात छिपाती क्यों? आसमा हमारी फैक्ट्री में काम करती थी, पर 1.5 महीने पहले उसे काम से निकाल दिया। उसके बाद मैं उससे नहीं मिली। क्यों निकाला उसे काम से? वो तो मुझे नहीं पता। किसे रखना है किसे निकालना मेरे हस्बैंड डिसाइड करते हैं। मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग संभालती हूँ। ठीक है, थैंक यू। ये कमल सिंह का ऑफिस किधर है? आसमा का खून हो गया? अरे बाप रे, ये तो बड़ी दुख की बात है। तो आपका ये मानना तो नहीं है कि उसके खून के पीछे मेरा हाथ है? देखिए सर जी, वो मेरे फैक्ट्री में काम करती थी बस। आसमा को फैक्ट्री से क्यों निकाला आपने? कामचोर थी, असल में उसको नौकरी करनी नहीं थी। आसमा काम मांगने वापस आई थी ना। तो फिर तुम्हारा वॉचमैन ये क्यों कह रहा था
कि उसके मर्डर के 2-3 घंटे पहले वो तुमसे मिलने आई? हो सकता है आई होगी, लेकिन मुझसे नहीं मिली। आप चाहिए तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए। वो तो हम चेक करेंगे ही। फिलहाल हमें आपके फैक्ट्री के वर्कर से बात करनी है। बिल्कुल सर जी, अरे पूरी फैक्ट्री आपकी है, आप जिसे चाहे जो चाहे पूछ सकते हो। कहीं जाने की तैयारी है क्या? जा नहीं रहा हूं, बस जाते रहता हूं काम के सिलसिले में, इसलिए तैयार रखा है, बस उठाया चल पड़ा। ठीक है जी। सर जी, आसमा तो बहुत मेहनती लड़की थी और उसका वो पति, वो तो घर पे बैठा रहता और उसके पैसे पे सिर्फ दारू पीता रहता था, और अगर वो पैसे ना देती तो बेचारी को बहुत मारता था। वो अपनी बेटी को भी पढ़ा रही थी और अपने पति का खर्चा भी उठा रही थी, और उसके लिए ये नौकरी वापस मिलना बहुत जरूरी था। एक नंबर की कामचोर थी वो, हमेशा मीम साहब और साहब जी को मस्का लगाती रहती थी। इस फैक्ट्री में काम का माहौल कैसा है? कमल और इंदु अच्छे लोग हैं ना? अच्छे नहीं साहब, वो लोग तो बहुत अच्छे हैं, और खासकर कमल साहब, वो तो हम सबको अपने परिवार की तरह मानते हैं। बस उनकी यही बात इंदु मैम साहब को ज्यादा पसंद नहीं। कब से काम कर रही हैं यहाँ पे? कुछ 2-3 महीनों से। पर क्या? कुछ नहीं सर। बोलिए, क्या बोलना चाहती हैं? सर, हो ना हो इस फैक्ट्री में कुछ ना कुछ अजीब जरूर चल रहा है। सर, कमल सिंह ने सारी बातों का जवाब सीधे सीधे दिया, लेकिन उसकी बीवी इंदु, सर ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ छुपा रही है। और सर, फैक्ट्री के सारे वर्कर कमल को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इंदु से उन्हें उतनी ही प्रॉब्लम है। आसमा की बॉडी हमें जहां मिली है वो जगह कमल के घर और फैक्ट्री के बीच में है। ठीक है, सबके कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ। कोई तो ऐसा होगा जो आसमा से टच में था और जानबूझकर हमसे छुपा रहा है। आसमा के कॉल रिकॉर्ड आ गए? फिलहाल तो नहीं सर, थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे आते हैं मुझे बताओ। ओके सर। स्विच ऑफ। क्यों बंद कर रखा है? प्लीज कॉल मी, जरूरत है मुझे तुम्हारी। कहाँ हो तुम? सर, आसमा के फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड के हिसाब से जिस दिन आसमा का मर्डर हुआ उस दिन सुबह वो इंदु सिंह के घर गई थी अपना काम वापस मांगने, और फिर वहां से फैक्ट्री, जैसा कि वॉचमैन ने हमें बताया। लेकिन सर, उसके मर्डर के कुछ घंटे पहले उसने फैजल को कॉल किया था, और जब हमने फैजल से पूछताछ की तो उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। दादरी थाने में कांटेक्ट करो, उनसे कहो कि फैजल पे नजर रखें और तुम इस इंदु सिंह से फिर से मिलो। सर, एक मर्डर हुआ है। सच को चाहे जितना मर्जी छुपा लिया जाए, लेकिन एक ना एक दिन वो बाहर आ ही जाता है, और इंदु सिंह के झूठ का सच भी बाहर आ चुका था। पुलिस की तहकीकात से ऐसा लग रहा था, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उनसे कुछ पूछताछ कर पाती, किसी ने इंदु सिंह के घर में घुसकर उन्हें जान से मार दिया। एक और खून, एक और राज, एक और कातिल। वो क्या राज था जो इन दोनों के मर्डर्स के साथ दफन हो गया? क्या इंदु सिंह और आसमा के मर्डर्स के बीच में कोई कनेक्शन था? क्या जो दिखाई दे रहा था वो एक छलावा था, या फिर सच का एक पहलू? सर, जब मैं स्कूल से आई थी तो मॉम वहाँ फ्लोर पे सब जगह खून फैला हुआ था सर। मैंने आवाज दी थी, पर साहब, मैं सोई हुई थी, फिर मैं बाहर आई तो मीम साहब जमीन पर गिरी हुई थी और उनके सर से खून बह रहा था मीम साहब के। फिर मैंने आपको फोन किया साहब, और उसके बाद नमिता बेबी घर आई थी। जब मर्डर हुआ तब तुम दोनों कहाँ थे? हम दोनों फैक्ट्री में। पता नहीं साहब, इंदु के साथ ये सब किसने किया। थोड़ा ऊंचा बोलती थी, गुस्सा बड़ा जल गया था, लेकिन गुस्से के लिए कोई इसको मार दे ऐसा तो नहीं लगता। आसमा दादरी से दिल्ली आती है अपनी नौकरी वापस मांगने, इंदु सिंह से मिलती है,
लेकिन इंदु हमसे ये बात छुपाती है। मैं पिछले 1.5 महीने से उससे नहीं मिली। फिर अस्मा को कोई मार देता है, यानी कि वो या तो बहुत हड़बड़ी में था या फिर बहुत ही शातिर। सर मैंने मर्डर वेपन को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया है, जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी। सर एक बात तो कंफर्म है कि जिसने भी इंदु का मर्डर किया वो इससे काफी गुस्से में था, काफी बुरी तरह से सर पे वार किया गया। लेकिन लगता नहीं कि कातिल मर्डर करने के इरादे से घर में आया था, क्योंकि ना तो घर में कोई फोर्स एंट्री हुई है ना ही कुछ चोरी हुई है। ऐसा लगता है कि वो इंदु सिंह को बहुत अच्छे से जानता था। सर जिस दिन इंदु का मर्डर हुआ उस दिन सुनीता और हेमा ये दोनों फैक्ट्री में थी। सुशीला के बयान के मुताबिक वो घर में थी, अपने कमरे में सो रही थी। सर ऐसा कैसे हो सकता है? उसी घर में इंदु का मर्डर हो जाता और इसे पता भी नहीं चलता। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मर्डर में सुशीला भी इन्वॉल्व है? हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मोटिव था इंदु सिंह का मर्डर करने का। आसमा का पति फैजल, या फिर फैक्ट्री का कोई वर्कर, या फिर सुनीता या हेमा। सर सुनीता और हेमा इन दोनों को इंदु ही अपने घर लेकर गई थी। सर ये दोनों ऐसा क्यों करेंगे? अजीब बात तो वही है कि फैक्ट्री के सिर्फ 2 ही वर्कर्स क्यों उसके घर में रह रहे थे। इन सब पे नजर रखो, पता करो कि ये कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। फैजल का फोटो लो और आसपास पूछताछ करो, और दादरी पुलिस स्टेशन में कहो कि पता करें कि फैजल इंदु सिंह के मर्डर के टाइम पर कहाँ था। ओके सर। हाँ सर, एक लड़के को देखा था, हाँ उनके दरवाजे पर खड़े होकर उनके घर को घूरता रहता था। मैंने 1-2 बार पूछा भी, लेकिन वो भाग गया। फिर से रुक। क्या यही था वो? नहीं सर, सर मैंने बताया ना आपको, वो लड़का था, वो 14-15 साल का लड़का था, और इस आदमी को तो मैंने पहले कभी देखा भी नहीं। उसका स्केच बनवा सकते हो आप? हाँ सर, ट्राई कर सकती हूँ। ठीक है। पता नहीं सब कौन है ये, पहले कभी देखा नहीं इसको। बेटा तुमने? नहीं सर, मैंने भी इसे कभी नहीं देखा। फैजल कहाँ है? अब्बू अब्बू तो बाहर गए हैं। पिछले 2 दिन से हम अकेले हैं। ये चोट कैसे आई? सना तुम यहाँ पे नहीं रह सकती, लेके चलो इसे। हेलो पवन, मैं वर्मा बोल रहा हूँ। फैजल 2 दिनों से गायब है और उसकी बेटी को भी नहीं पता है कि वो कहाँ है। मैं अपने खबरियों को उसके पीछे लगा देता हूँ। ठीक है वर्मा, आप मुझे अपडेट करते रहिएगा। थैंक यू सर। फैजल 2 दिन से लापता है सर। इसका मतलब ये हुआ कि इंदु सिंह के मर्डर का उसके पास मोटिव भी है और मौका भी। जहाँ हो सकता है कि फैजल दिल्ली आया हो, पता करो, और उसके कॉल और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स भी निकलवाओ। ओके सर। सर मुझे लग रहा है कि इस मर्डर में फैजल का ही हाथ है। जरूरी नहीं है। जहाँ विनीता ने उस लड़के को भी सिंह के घर के आसपास घूमते हुए देखा था, हो सकता है वो किसी फैक्ट्री वर्कर का बेटा हो। फैजल के साथ साथ इस लड़के के बारे में भी पता करो, स्पेशली इंदु सिंह के साथ इसका कनेक्शन। जहाँ केस जितना साफ दिख रहा है उतना है नहीं, कोई तो राज है जिससे अभी भी पर्दा उठना बाकी है। साहब, हम किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते। देखिए अगर आप सच बोल रही हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हमें पता चला कि आप कुछ झूठ बोल रही हैं तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं साहब, हम सच बताते हैं। हम जानते हैं आसमा को नौकरी से क्यों निकाला था। हमने दूसरी औरतों की बात सुनी थी। क्या हुआ था? मुझे पता है सर ने आसमा को नौकरी से क्यों निकाला। वो क्या है ना, कमल सर अब उससे ऊब गए थे, क्योंकि अब हम जो आ गए उनके पास। हेमा सच कह रही थी, हमने कमल साहब और हेमा को साथ देखा था। साहब ये तो सब औरतों को पता है इस फैक्ट्री में। अब कमल सर के बारे में कोई कुछ कहता नहीं था बस। कमल की वाइफ इंदु जानती थी इस बारे में? हाँ, उन्हें इस बात से कोई दिक्कत भी नहीं थी, तभी तो वो हमें अपने साथ घर लेके गई। लेकिन इंदु हेमा और सुनीता को अपने घर लेकर क्यों गई? सर जी, हेमा को तो मैडम सर के लिए ही लेकर गई थी, और सुनीता तो उनकी खबरी थी। फैक्ट्री में सर पे नजर रखती थी और घर जाके मैडम को खबर देती थी।
और एक दिन कमल सर की नजर सुनीता पे भी पड़ गई। सर, इस कमल सिंह ने अपनी फैक्ट्री को अय्याशी का अड्डा बना रखा है। लगभग हर फीमेल वर्कर के साथ उसका रिलेशन रहा है। और सर, आसमा को भी उसने इसलिए काम से निकाला क्योंकि वो उससे ऊब चुका था। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि आसमा ने इंदु को कमल की सच्चाई बताई? इंदु ने कमल को कन्फ्रंट किया हो और गुस्से में आकर कमल ने आसमा को मार दिया हो? नहीं सर, फैक्ट्री के वर्कर के हिसाब से इंदु इन सब चीजों के बारे में जानती थी। सर, हेमा जिसके साथ कमल का रिलेशन है और सुनीता जिसके साथ कमल रिलेशन बनाना चाहता है, इन दोनों को ही वो अपने घर ले आई थी। सर, एक पत्नी अपने पति को अय्याशियों का बढ़ावा क्यों देगी? सर, थोड़ा अजीब लगता है। जहाँ कई बार लोग अपनी शादी बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो कितनी अजीब क्यों ना हो। लेकिन ये बातें कंफर्म करने के लिए हमें कमल सिंह से बात करनी पड़ेगी। फैजल का कुछ पता चला? नहीं सर, उसका फोन स्विच ऑफ है, लेकिन मैंने खबरियों को अलर्ट कर दिया। लीजिए सर, पानी लीजिए। और क्या पियेंगे? चाय, कॉफी? वो सब छोड़िए मिस्टर कमल, और सीधे सीधे हमारे सवालों के जवाब दीजिए। ये बताइए कि क्या फैक्ट्री में काम करने वाली औरतों के साथ आपके संबंध थे? जी हाँ, लेकिन ये बात तो खुली किताब की तरह साफ है। इंदु भी जानती थी इस बारे में, इसीलिए तो हेमा और सुनीता को घर पर लेकर आई थी ताकि मुझे बाहर न जाना पड़े। सर जी, मेरी तरह मेरी वाइफ की भी अपनी लाइफ थी। मेरी फैक्ट्री का एक सप्लायर है आशीष, उसके साथ उसका अफेयर था। सर जी, मेरी तरह मेरी वाइफ की भी अपनी लाइफ थी। मेरी फैक्ट्री का एक सप्लायर है आशीष, उसके साथ उसका अफेयर था। बेटा डरो मत, खुलकर बताओ, पापा मम्मी बहुत लड़ते थे? लड़ते थे सर, पर कपल्स के बीच लड़ाई होना तो नॉर्मल है ना। मॉम डैड की अपनी अपनी लाइफ थी, इट्स नॉट अ बिग डील। आजकल डिवोर्स होना या अलग होना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मॉम डैड इस शादी में सिर्फ मेरे लिए ही साथ में थे। जब भी डैड घर से बाहर जाते थे, मैं उन्हें बहुत मिस करती थी। इसके लिए मॉम ने ये सब किया, डैड ज्यादातर घर पे रहे, और इसलिए मॉम हेमा और सुनीता को घर ले आई। दोनों पति पत्नी को एक दूसरे के जीने के अंदाज से कोई परेशानी नहीं थी, तो फिर इंदु सिंह का मर्डर किस कारण से हुआ था? और यह आशीष कौन था? आखिर क्या कनेक्शन था फैक्ट्री की मालकिन और उसी फैक्ट्री के वर्कर के मर्डर के बीच? पुलिस पता कर रही थी, लेकिन अब तक की तहकीकात और सारे सबूत इशारा कर रहे थे फैजल की तरफ। पुलिस फैजल को ढूंढ रही थी और आखिरकार उन्हें फैजल के बारे में एक टिप मिली। अरे एक चाय देना भाई। अरे एक चाय दो यार, कब से मांग रहे हैं। रुक फैजल, अरे रुक, उठ। जिस बात से इंदु सिंह को मारा गया था उस पर घर के सारे मेंबर्स के फिंगरप्रिंट्स हैं, इसीलिए किसी पर शक नहीं किया जा सकता। अब या तो शायद कोई घर का भेदी है या फिर कातिल बहुत चाहते हैं कि उसने एक भी सबूत नहीं छोड़ा। हेलो, क्या? ठीक है, वेरी गुड सर। फैजल मिल गया, उसे दिल्ली ला रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब हमें यहाँ क्यों लाए साहब? हमने कुछ नहीं किया साहब। एक तो हमारी बीवी मर गई साहब, ऊपर से आप लोग। बहुत बेचारा है ना तू। चल अब ये बता, इंदु सिंह के मर्डर वाले दिन कहाँ था तू? हम किसी इंदु सिंह को नहीं जानते साहब। ये तो जानता है ना कि पिछले 3 दिन कहाँ था। गांव वालों ने तुझे बस में चढ़ते हुए देखा था, और उसके बाद तू दिल्ली आया था, और दिल्ली में भी बस स्टॉप पे लोगों ने तुझे देखा है। अब बोलेगा? बस। हाँ साहब, हम दिल्ली गए थे, हमारे अंदर गुस्सा बहुत था साहब। उस इंदु सिंह ने हमारी बीवी को मार दिया था साहब, आसमा को मार दिया था साहब, और मैं भी उसे मारने वाला था, लेकिन साहब मैंने उसे नहीं मारा साहब। हम तो रास्ते में शराब पी के गिर पड़े थे साहब, और वहां हम कितनी देर पड़े रहे हमें कुछ नहीं मालूम साहब। हम सच बोल रहे हैं। क्या लगता है जा? सर, ये फैजल एक नंबर का झूठा इंसान है। अपनी बीवी के मरने के बाद इसने अपनी बेटी सना को बहुत मारा। इसकी बातों पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता। इसके दिल्ली आने से लेकर इंदु सिंह के मर्डर तक के इसके कॉल ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड निकलवाओ और इसका पूरा मूवमेंट ट्रैक करो, तभी पता चलेगा इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। सर, आशीष शर्मा आ गया है। भेजो केबिन में। जी सर। सर,
आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया सर? मेरा किसी से कुछ लेना देना नहीं है। घबरा क्यों रहे हो? अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो पूछताछ के बाद चले जाना। पहले हमारे सवालों के जवाब तो दे दो। इंदु सिंह और तुम्हारा क्या रिलेशन? कुछ नहीं। सच सच जवाब देना। लॉकअप यहां पास में ही है। सर मैं बस उनकी फैक्ट्री में प्लास्टिक के पैकेट सप्लाई करने जाता था, बस वहीं उनसे पहचान हुई और हमारी दोस्ती हो गई। अगर ये शादी तुम बचाना चाहती तो रोज रोज फैक्ट्री के चक्कर काट के जासूसी करना बंद कर दो, समझी? आसान नहीं होता है अपने पति को किसी और के साथ देखना। मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी तब पता चलेगा तुम्हें। तो चली जाओ, चली जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अपनी लाइफ जियो, मुझे अपनी लाइफ जीने दो प्लीज। कमल, और फिर बात दोस्ती से आगे बढ़ गई और तुम दोनों में अफेयर हो गया। नहीं सर। लेकिन जब तुम्हें पता चला कि इंदु तुमसे नहीं बल्कि अपने पति कमल से प्यार करती है तो तुम्हें गुस्सा आ गया और तुमने उसे मार दिया। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सर मेरे और इंदु के बीच में दोस्ती से ज्यादा और कुछ नहीं था सर। या तो तुम झूठ बोल रहे हो या फिर वो लोग जिन्होंने तुम दोनों को साथ में देखा था। इंदु का पति कमल सिंह और ये इंदु के फोन कॉल रिकॉर्ड्स, क्या ये सब झूठ है? सर ना तो वो झूठे हैं और ना मैं। अफेयर का झूठा नाटक। इंदु तुम पागल हो गई हो क्या? आशीष प्लीज, मेरे लिए, हमारी दोस्ती के लिए। कमल को जब ये पता चलेगा कि हम दोनों साथ हैं तो उसे मेरी इंपॉर्टेंस रियलाइज होगी और वो मेरे पास वापस आ सकता है। तुम्हें मेरे इस नाटक में साथ देना होगा आशीष, प्लीज। सर मैं ये नाटक नहीं करना चाहता था, लेकिन दोस्ती की खातिर मैं मान गया। कमल और बाकी सब लोगों को लगने लगा कि इंदु और मेरे बीच में कुछ है, लेकिन सर वही हुआ जो मैंने सोचा था। कमल को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि उसकी अय्याशा तो और ज्यादा बढ़ गई। सर मैंने इंदु से कहा था कि हमें ये नाटक बंद कर देना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानी। अच्छी कहानी है, लेकिन अगर तुमने इंदु को नहीं मारा तो उसके मरने के ठीक एक दिन पहले अपना फोन स्विच ऑफ क्यों कर लिया था और डिस्कनेक्ट भी करवा दिया? सर वो उन दिनों मेरे फोन पे अचानक बहुत सारे ब्लैंक कॉल्स आने लगे थे, वो भी अलग अलग लैंडलाइन नंबर से। सर मैंने उसकी पुलिस कंप्लेंट भी की थी, लेकिन वो नंबर ट्रेस नहीं हो पाए, इसीलिए मैंने अपना नंबर डिस्कनेक्ट किया और नया नंबर ले लिया। फिर कुछ दिन के लिए मैं शहर से बाहर गया बिजनेस के काम से, और जब मैं वापस आया तो मुझे इंदु के बारे में पता चला। मुझे बहुत बुरा लगा सर। ठीक है, फिलहाल के लिए जा सकते हो, लेकिन शहर छोड़कर मत जाना। जी सर। जज की बातें सुनकर तो लग रहा है कि ये सच बोल रहा है। पता करो कि आशीष को ये ब्लैंक कॉल किस एरिया से आते थे और कौन करता था। शायद इंदु सिंह के मर्डर से कुछ रिलेटेड हो। ओके सर। पुलिस के पास सस्पेक्ट्स की लंबी लिस्ट थी, लेकिन उनमें से एक के भी खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। इस कोहरे को हटाने के लिए पुलिस ने दोबारा पूछताछ शुरू की। और आखिरकार कोहरा हटा। पूछताछ करने के बाद पुलिस को 2 सुराग मिले और दोनों को फॉलो करने के बाद जो सच सामने आया वो बेहद चौंका देने वाला था। सर आशीष को जितने भी ब्लैंक कॉल आए थे वो एक ही एरिया के अलग अलग पीसीओ से किए गए थे। सर उनमें से एक पीसीओ के मालिक ने इस लड़के को पहचान लिया। सर ये वही लड़का है जो आशीष को बार बार कॉल कर रहा था। हमारी एक टीम उस एरिया में इस लड़के के बारे में पूछताछ कर रही है। सर उम्मीद है कुछ हाथ लगे। जहाँ आशीष और इस लड़के के बीच में जरूर कुछ हुआ होगा, शायद इंदु सिंह को लेकर। इसीलिए ये इंदु सिंह के घर के आसपास भी छुपा हुआ था। हो सकता है कि इंदु सिंह के मर्डर में इसका कुछ हाथ हो, लेकिन इसका मोटिव क्या हो सकता? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आसमा के खून से भी इसका कुछ लेना देना है? इन सारे सवालों के जवाब अब यही दे पाएगा। सना, क्या तुम्हारे अब्बू तुम्हारी अम्मी को मारते थे? हाँ साहब, रोज मारते थे। जब अम्मी की नौकरी चली गई तो अब्बू ने कहा कि जब तक नौकरी वापस ना आए घर ना आना, इसलिए अम्मी दिल्ली चली गई। ये कब की बात है? साहब अम्मी की मौत के एक दिन पहले। माफ कर दीजिए साहब, हमने आपको पहले कुछ नहीं बताया, हम बहुत डर गए थे। कोई बात नहीं बेटा, हम समझ सकते हैं। और जब हमने फैजल के फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड को चेक किया तो पता चला कि जिस दिन इंदु सिंह का मर्डर हुआ था फैजल की लोकेशन वहां की नहीं थी, लेकिन जब आसमा का मर्डर हुआ फैजल की लोकेशन वहीं की थी। आसमा के नाखून में जो स्किन रेसिड्यू मिला है, हो सकता है वो फैजल का हो। फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई? नहीं सर, शाम तक आ जाएगी।
एक मिनट सर। हाँ वर्मा, ठीक है सर। फैजल की बेटी सना ने बताया है कि फैजल ने आसमा को जान से मारने की धमकी दी थी। माफ कर दो साहब, माफ कर दो। क्यों मजा नहीं आ रहा है? अभी आएगा। जब सिगरेट से जलाकर निशान बनाएंगे ना तो बहुत मजा आएगा। साहब मत मारो साहब, मत मारो साहब। देख, फोरेंसिक रिपोर्ट आने के पहले सब कुछ सच सच बता दे, वरना पूरी बॉडी पर इतने निशान बनाऊंगा सिगरेट से कि गिनती भूल जाएगा। चल बोल। साहब हम सच बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया साहब, माफ कर दो साहब। तू ऐसे नहीं बोलेगा ना? जा सर, एक सिगरेट और लाइटर लेकर आ। साहब रुको साहब, हम सब बता रहे हैं, सच बता रहे हैं साहब। सिगरेट से मत जलाना साहब। साहब आसमा ने हमसे कहा कि वो हमारे लिए शराब लेके आएगी और नौकरी भी करेगी। जबान संभाल के बात कर। साहब हम उसको मारना नहीं चाहते थे, लेकिन वो बोली उसे नौकरी नहीं मिल रही है। हमने क्या किया? वो लड़का हमारे बाटू तू किसी काम के नहीं है तुझे तो। अरे तुमने क्या किया हमारे लिए? जिंदगी भर बस शराब पिया और हमें मारा है, इसके अलावा। सीधे से ये बता कि इंदु सिंह का खून कैसे किया? साहब हमने इंदु सिंह को नहीं मारा साहब, हम सच बोल रहे हैं साहब, हमने इंदु सिंह को नहीं मारा। जहां मुझे लगता है कि फैजल शायद सच बोल रहा है और इंदु सिंह का मर्डर किसी और ने ही किया है। उस लड़के के बारे में पता करो, एरिया को दोबारा छानो और खबरियों को एक्टिव करो। अब ये लड़का ही हमें सच तक पहुंचाएगा। ठीक से याद करके बताओ कि क्या पहना था उसने। कुछ अजीब बात नोटिस की तुमने? हाँ सर जी, एक बार वो स्कूल यूनिफॉर्म में आया था कॉल करने के लिए। क्या वो इतना डर क्यों रहा है? नहीं, कुछ नहीं। सर, उस लड़के का पता चल गया है। वो जीएस प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और सर स्कूल वालों ने कंफर्म किया है कि ये उन्हीं के स्कूल की यूनिफॉर्म है। तो पकड़ में आई गया तू। चल बोल, इंदु सिंह को क्यों मारा? सर मैंने किसी को नहीं मारा। देख, तुझे उसके घर के आसपास देखा गया, छुप छुप कर ताकाझाकी करता था ना, और आशीष को भी ब्लैंक कॉल्स तूने किए थे। छुपाने से अब कुछ नहीं होगा, सीधे से बता दे क्यों मारा उसे। सर मैं मानता हूँ मैं उन्हें मारने वाला था, पर फिर मैंने उन्हें नहीं मारा। चल ठीक है, मान लिया कि तूने नहीं मारा, लेकिन तू मारने वाला था। क्यों मारने वाला था? देख, जब तक तू खुलकर सारी बात नहीं बताएगा तेरा विश्वास तो हम बिल्कुल नहीं करने वाले। चल बोल। बोल। सर मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ सर। स्कॉलरशिप के बेसिस पे मुझे स्कूल में एडमिशन मिला, पर दूसरे बच्चों की तरह मैं अमीर नहीं हूँ, इसलिए महंगी चीजें नहीं खरीद सकता सर इसलिए उसने मुझे पैसों का लालच दिया। अरे पर मैं कैसे? तुम्हें पैसे चाहिए ना, वो मैं तुम्हें हर महीने दे दूंगी, बस तुम्हें मेरी मॉम को जान से मारना होगा। ये कोई एज थी मॉम के अफेयर करने की? मुझे बहुत घिन आती थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि मॉम किसी और के साथ। लेकिन तुम्हें तो अपने पापा मम्मी की लाइफस्टाइल के बारे में पहले से मालूम है ना, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? जब पापा के अफेयर से होने लगे तो मुझे बहुत दुख होता था, फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई, पर मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। सालों से मैं ये गंदगी देखते आई हूँ, और फिर एक दिन डैड ने बताया कि मॉम का भी अफेयर चालू हो गया है। बस फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब ये गंदगी मुझे ही खत्म करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने गौतम को कहा था, पर उसमें तो हिम्मत ही नहीं थी। सर फिर फाइनली मैंने उस दिन हिम्मत की और उनके घर गया। क्यों बंद कर रखा है? गौतम को मैंने कब से बोला हुआ था, पर वो कुछ कर ही नहीं रहा था, और मॉम ने भी सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी थी। उस दिन जब मैं स्कूल से लौटी तो मॉम उस आशीष के लिए बेचैन हो रही थी। प्लीज कॉल मी, जरूरत है मुझे तुम्हारी। तुम्हारी बीवी का कभी अफेयर था ही नहीं, वो सिर्फ ये शादी बचाना चाहती थी और इसलिए उसने तुमसे झूठ बोला था कि शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो और तुम वापस आ जाओ। तुम कमल सिंह, इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। तुम्हारी इस अय्याशी के कारण 2 जाने गई और अब तुम्हारी बेटी जेल में सड़ेगी। अपने मर्द होने का बहुत फायदा उठाया तुम और बहुत मनमानी भी की। अफसोस की बात यह है कि कानून में तुम जैसे लोगों के लिए कोई सजा नहीं है। लेके चलो इसे।
अयाशी की एक आदमी ने, लेकिन उसका फल भुगतना पड़ा कई जिंदगियों को। कमल सिंह ने अपनी मेल ईगो, अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए हेमा, सुनीता, फैक्ट्री की दूसरी वर्कर्स और आसमा जैसी एक मेहनती वर्कर की जिंदगी खराब कर दी। और आसमा का पति फैजल, उसने भी आसमा के साथ जानवरों से बदतर व्यवहार किया और गुस्से में आकर उसे जान से मार दिया। एक तरफ थी सना, जो अपनी अम्मी के मरने और अब्बू के जेल जाने के बाद इस भरी दुनिया में अकेली रह गई थी, और दूसरी तरफ थी नमिता, जिसे इस गंदगी ने गुनहगार बना दिया था। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि एक आदमी ने अपने मर्द होने का फायदा उठाया और न जाने कितनी ही जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।